गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फारिया इदरीस। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक नुक्ते पे आकर रुकी हुई नजर आ रही है। एक और 9 मई आया और गुजर गया। बिलाशुबा 9 मई जैसे दिन पाकिस्तान के इमेज और तशख़्ख़ुस को दागदार करने का बाइस बनते हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि सियासी क़यादत मुल्क को दरपेश मसाइल के लिए एक मेज़ पर इकट्ठी भी हो, बातचीत भी करे और बाहर निकलने का रास्ता भी निकाले। हुकूमत कई बार तहरीक इंसाफ से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार करती रही। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि हुकूमत में शामिल जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये इस तरह से तो सर कोई बातचीत नहीं करेगा आपसे, पॉलिटिकल तरीका है उससे बातचीत। 2 साल से क्या आजमा रहे हैं हम? 2 साल से हमने क्या किया? सर, और 9 मई 2000 से क्या आजमा रहे हैं? 9 मई इज़ नॉट व्हाट वी डिड। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मौदबाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी होने दें, फिर पता चले कि किसने किया था। अभी ये बात तय ये बात तय हो गई कि यू आर सेइंग कि हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में। उन्होंने कहा कि ये आपकी ज़ाती राय है। मेरी ज़ाती राय नहीं है, मैं तो सिर्फ पार्टी का तर्जमान हूँ और सिर्फ पार्टी का जो बयानी है वो बयान करता हूँ। मेरा तो ज़ाती राय पार्टी में स्प्लिट है, सब नहीं करना चाहते एस्टैब्लिशमेंट से बात। कोई स्प्लिट नहीं है बिल्कुल। बट इसमें एक कंसेंसस है। कंसेंसस है कि जी 3 पार्टी सबसे एंगेज करेंगे सवाए 3 पार्टीज के। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। लेट मी मेक इट क्लियर, हम हर पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उन 3 पार्टी से जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं इलेक्शन फ्रॉड की। अगर इजाजत दें एक स्टेटमेंट देखिए फवाद चौधरी साहब का। ऑलमोस्ट ऑपोजिशन वाली बातें आ रही हैं नवाज शरीफ कैंप से, सो उनसे बातचीत हो सकती है? नहीं, देखिए मेरी बड़ी क्लियर पोजीशन है और आज भी रीइटरेशन हुई है। आज भी मेरी बात हुई है, जो हमारे वकला गए हुए थे खान साहब ने उनको कहा है, और वहाँ मीडिया से भी बात हुई है। उन्होंने कहा सबसे एंगेज करेंगे सवाए उन 3 पार्टीज के जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। अगर असद कैसर साहब ने कोई ऐसी बात की है कॉन्ट्ररी टू दैट, तो वो उनका ज़ाती ओपिनियन है। बराबर, ये पार्टी का ओपिनियन मैं बयान कर रहा हूँ। जो इस वक्त चेयरमैन इमरान खान की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि सबसे इंगेज करें, और हम कर रहे हैं सवाए उन 3 पार्टीज के जिन्होंने इलेक्शन फ्रॉड की, जो इलेक्शन फ्रॉड की बेनिफिशरीज है। पर एक और भी सजेशन आई है जो कि राना सनाउल्लाह की तरफ से आई है, वो भी देख लीजिए ज़रा। गारंटी देने के लिए इदारे शामिल हों, दे कैन ओवरसी इट। अगरचे इदारा इस पर राजी मुझे नहीं लगता है अभी तक, लेकिन इट्स अ सजेशन। देखिए, इनकी सजेशन की कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंगनेस नहीं है। इनके पास है क्या? तो डमीज़ हैं, पेंटोमाइम्स हैं। इनकी स्ट्रिंग्स जो हैं किसी और के पास है जो इनको पुल करते हैं और ये डांस करते हैं। ये हमारे पास है क्या? ये सुबह दोपहर शाम रात जो है डायलॉग की बात कर रहे हैं। आप उनको एम्पावर करें, आप उनसे डायलॉग करें। व्हाई यू आस्किंग फॉर समबडी एल्स? डायलॉग करेंगे। इन 3 जमातों से हमने नहीं बात करनी। सो इनके पास पावर नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खोखले हैं। बट सर, ये इलेक्शन फ्रॉड की प्रोडक्ट हैं। देखिए फरिया, इस बात को सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। दीज 3 पार्टीज जो कि है जिनकी हम बात कर रहे हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, MQMP, ये इलेक्शन फ्रॉड की बेनिफिशरीज हैं। अगर ये बात करना चाहती हैं और सीरियस हैं तो पहले अपना इलेक्शन फ्रॉड का जो एडवांटेज है वो फोरफीट करें, छोड़ें उसको, आ जाएं, फिर हम बात करते हैं इनके साथ। बट देयर इज अ बिग इफ हियर, बिकॉज जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने तो क्लियरली कह दिया हमने आपसे बात ही कहते रहे, वो ना हाँ में बदलेगी। आप देखते हैं, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। ये जो हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त, जो अभी हमारी आज़ाद कश्मीर, अनफॉर्चुनेटली जो जिस किस्म का क्राइसिस आज़ाद कश्मीर में हुआ है, क्या ये क्या इस तरीके से मुल्क चल सकता है? कहाँ जाएगा? इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए, जो आपको IMF की स्टेटमेंट पढ़िए, और हमारे जो बरादर मुल्क हैं उनकी जो विजिट था वो पोस्टपोनमेंट, उनके पीछे नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और ये जो लोग हैं, एक मैं बताऊं, ये जो हैं जो राना सना जैसे जो पेंटोमाइम्स हैं, वो दूसरों की जुबान बोल रहे हैं। ये इनके अंदर है ही कुछ नहीं कि अपनी तरफ से बड़ी ऑफर्स किए हैं। राना सनाउल्लाह ने इन द पास्ट फ्यू वीक्स खान साहब को नेशनल लीडर कहा है। उन्होंने कहा है कि वो एक हकीकत है। उन्होंने कहा है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, हम चल के जाएंगे। एक बंदा झुककर आपके आगे आ रहा है, यही सियासत होती है। झुकने की बात नहीं है बीबी, ये असूल की बात है। ये असूल की बात है, असूल की बात है। इलेक्शन फ्रॉड को वकेट करें, इलेक्शन फ्रॉड को वकेट करें। वो तो हारे हुए, उन्होंने तो कोई कौन हारे? वो हारे हुए तो हार माने ना। पर एक जनरल तासुर है कि कल को आपको मौका मिले कि यू कैन बी देयर स्पोक्स पर्सन, यू कैन बी देयर फेवरेट, तो yes, you'll be okay. Yeah, we don't want to be anybody's favorite. We want to be Pakistan's favorite and we want to be Pakistani people's favorite. हम पाकिस्तान के अवाम का फेवरेट होना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जिसको वोट दिया है उसको हुकूमत करने का हक है।
उसके ऊपर डाका डाला गया है। जिन्होंने डाका डाला है या जिन्होंने जो डाके के बेनिफिशरीज हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे जब तक वो डाका वकेट नहीं करते। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मैं मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम इसको बैक ट्रैक कर लें, जब से हुकूमत गई है पीटीआई की, उसमें बहुत आप लोगों के साथ बुरा भी हुआ, ये बात हकीकत है, आपका मैंडेट भी चोरी हुआ, इसको भी साइड पे रखें। लेकिन जब से हुकूमत गई है, यू आर कंसिस्टेंटली कॉलिंग ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। आप आए, आप हमसे बात करें। पीटीआई चेयरमैन हमसे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो कभी भी नहीं बात करूंगा, अपोजिशन लीडर का काम ही कोई नहीं आर्मी चीफ से मिले। 15 दिन बाद जाके 2 मुलाकातें करते हैं। उसके बाद कभी उनको मीर जाफर कहते हैं, कभी फिर कहते हैं इनको एक्सटेंशन दे दो। अभी आपसे कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं बात करनी, उनको निकालें बाहर, मगर बात हम उन्हीं से करेंगे। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो तजाद है सर, डायरेक्ट कोई तजाद नहीं है, किसी किस्म का तजाद नहीं है। तजाद है तो लोगों के जहनों में है। सिंपल हम कह रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से एंगेज कर रहे हैं। उनमें से 6 पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे साथ इस वक्त एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जॉइंट स्ट्रगल लॉन्च करने जा रही हैं। ठीक है, हम बाकी भी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे हम एंगेज कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से भी एंगेज कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। हम सिर्फ जो बड़ी सिंपल सुन लीजिए आप, हम किन से एंगेज नहीं कर रहे, वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड की। ये हमारा राइट है और हमें इनसे एंगेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक जमात, एक इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहता है, अगर वो इलेक्शन फ्रॉड में हिस्सेदार बनता है या इलेक्शन फ्रॉड का बेनिफिशियरी बनता है, तो मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी कहने के ऊपर तैयार ही नहीं हूं। ठीक है, तो आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। जो एस्टैब्लिशमेंट का मूड है, मेरा ख्याल से उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया वो क्या समझते हैं। 9 मई की सीरियसनेस को इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकते। आज साबिक निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब का एक आर्टिकल है, वो भी ज़रा देख लीजिए। कहते हैं 9 मई के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि उन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाने की रेड लाइन क्रॉस की। 9 मई के मुजरिमों के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उस रोज़ तमाम हदें पार हुई। इस घनावनी कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ ने चालाकी से जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया, लेकिन ये झूठ दुनिया के सामने यहाँ हो चुका है। जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे, अगर उन्होंने लिखा है कि दिल में ये जख्म अभी तक ताज़ा है, जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे, यू कैन सी आप लोग बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल जगह पर। When you do an article, it is your opinion. What about the ones जिन्होंने 9th मई किया, वो नहीं है? उसके लिए इंक्वायरी करनी है। बारहा कह चुका हूं, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, हमारी लीगल पोजीशन है, हमारी जेन्युइन पोजीशन है, जो हमारा राइट है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, उसमें ये पता चलेगा कि किसने क्या किया, कौन मुजरिम है, कौन जुर्म करवाने वाले थे, कौन पेट्रन्स थे, कौन किन्होंने, सब कुछ सामने आएगा ना। उसके बाद आप जुर्म और मुजरिम दोनों आपको पता चलेगा। उसके बाद बात आगे बढ़े। एक शख्स के पॉइंट करने से फिंगर के जी ये मुजरिम है, तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? आज जो बानी चेयरमैन ने कहा कि वो आर्मी चीफ को खत लिखने जा रहे हैं, will he start with an apology? I don't know what is in his mind. मुझे तो पता चला आज उन्होंने मीडिया से बात की है, वो क्या करना चाहते हैं। If I know him right, no, he won't apologize, because what is there to apologize for him? भाई he can say कि 9th मई पे जो हुआ, मैं उसके लिए apologize करना चाहता हूं। वो क्यों apologize करें? क्या उन्होंने किया? वो तो जेल में बैठे हुए थे यार, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस दिन हुआ वो तो जेल में थे। ठीक है, so he was in prison, he was under detention. Right, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कैसे निकलना है इस ब्लॉक से। इलेक्शन फ्रॉड रिवर्स होना चाहिए, अवाम के मैंडेट को रिस्टोर होना चाहिए। सो नथिंग अबाउट पीटीआई चेयरमैन जेल से बाहर आए, उनके मुकदमे वो निकल आएंगे। तो अदालतों की आप आवाजें सुने जो निकल रही हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की आवाजें, आप सुनिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की। फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं, उनसे एक दिन में वो छूट जाएंगे। सब मुकदमे जो है वो क्रम्बल कर चुके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो जबरदस्ती से वो मुकदमों में बेल नहीं होने दी जा रही। राइट। आरिफ अलवी साहब एक्टिव हुए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्या कोई बैकडोर बातचीत शुरू हुई है? आरिफ साहब उस दिन गए थे जिस दिन मैं भी गया था, लास्ट थर्सडे को, वो हमारे साथ तशरीफ ले गए थे। अब वी वेरी हैप्पी इन द पार्टी कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्ट वर्दी मेंबर हैं पार्टी के, और वो वापस आए हैं। और उनको खान साहब ने कुछ
इंपॉर्टेंट टास्क दिए हैं करने को, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको मैं, अगर मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने कल से ये मेरे जहन में आया जिससे मैं उनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बिकॉज जिस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें मिली है, तो देन ही इज़ theoretically speaking the ambassador at large of PTI now. So he will be, doing a number of things. So he is theoretically chairman of PTI? No. Why should he be the chairman of the party? वो एक separate बात है बिल्कुल, Right. उनका एक अपना मकाम है पार्टी में, और वो बहुत मतलब इज्जत का मकाम है. Right. So important tasks given to former president. Thank you so much, Dr. Hasan Saab. Important information. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक. 2/3 अक्सरियत के जोन में परवाज करती शहबाज सरकार के आज इजाफी पर कट गए. शहबाज की परवाज अधूरी रह गई. 2/3 के बल पर जाती हुई जो आईनी तरमीम करवानी थी, उसके हवाले से अब एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है. ये भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे अहम काम जो होने जा रहे थे वो भी अभी फिल वक्त रुक चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर किए गए फैसले के बाद आज नून लीग और इसके इत्तेहादी जमातों को कई नशिस्तों से महरूमी का झटका लगा है. इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलीज की 70 अरकान की नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं. इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौन सी जमात कितनी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली नशिस्तों से महरूम हुई है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं. मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 14, पीपल्स पार्टी 5 और JUIF 3 नशिस्तों से महरूम हो गई. खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से JUIF 10, नून लीग 7, पीपल्स पार्टी 7 और ANP 1 नशिस्त से महरूम हुई. पंजाब में नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ 1 नशिस्त से महरूम हो गई. पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली की 2 और MQM 1 नशिस्त से महरूम हुई. दूसरी तरफ आज हमने अपोजिशन लीडर की एक धुआंधार तकरीर देखी. काफ़ी लंबी उन्होंने दिल के अहवाल सुनाए. PTI के जो शिकवे शिकायत हैं वो भी बताए. उसका नतीजा निकलना था. हमने देखा कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बड़ी ग्रिलिंग किस्म की स्पीच की, जिसमें उन्होंने बाकायदा अटैक किया उमर अयूब साहब को, उनके दादा के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल रहा पार्लियामान का भी. हमारे साथ फैसल वाडा साहब एंड मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. वाडा साहब, आज जो तकरीर की है उमर अयूब साहब ने, और उसके बाद जो एक मैसेजिंग आ रही है PTI की तरफ से भी और ISPR की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भी, ये तो बिल्कुल डेडलॉक में लगता है मामला. बहुत शुक्रिया. देखें जी, सबसे पहले तो ये आज जो दोनों तरफ से स्पीच हुई है वो बड़ी ज़ाती वाली स्पीच थी. मेरा नहीं ख्याल कि पर्सनल साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उमर अयूब साहब के दादा को कब्र से निकालने की बात कर रहे हैं, तो ज़ियाउल हक की आशूरा के मेंबर ख्वाजा साहब के वालिद भी थे. ठीक है जी. सो मतलब वो किस मुंह से किसको क्या कह रहे हैं, इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस. नॉट दैट कि मैं किसी की भी साइड लेना चाहता हूँ, लेकिन बैलेंसिंग आप तब करें जब आपके लिए शराब हलाल और मेरे लिए हराम नहीं हो सकती ना. इक्वल रहें. जब आपके वालिद थे तो उसका दादा था. ठीक है. सो दोनों का फेस नहीं था. दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जो PTI की लोग खड़े हैं वो खड़े नहीं, वो बैठे हुए नहीं, वो लेटे हुए हैं. ठीक है जी. सो माजी नहीं भूलना चाहिए, कौन किस पार्टी से आया है, कितनी पार्टियां बदल के आया है, किसके क्या मकासद है, कौन गवर्नमेंट के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं किस किस से लिंक्ड है, और इसीलिए वो हैं. ठीक है. इसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2 ये कि देखें, जो सिचुएशन आप असेंबली में कर रहे हैं, देखिए ISPR का जो बयान है वो क्लैरिटी शायद अब आप लोगों को ज़्यादा ही, मैं तो काफ़ी महीनों से आपको बोल रहा था कि 9 मई के ऊपर ना कोई डील है ना कोई ढील है. मैं ये भी कह रहा था कि इसके ऊपर मैं, आप, कोई और भी अगर इन्वॉल्व होंगे उनसे सख्ती से निपटना चाहिए. और क्योंकि इसके लिए कानून बदलने की ज़रूरत भी पड़ी तो बदला जाएगा. और क्योंकि आर्मी के ऊपर अटैक है तो आर्मी ही की कोर्ट्स को करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए. कन्वेंशनल है तो कन्वेंशनल कोर्ट्स में जाएगा. जिन्होंने नारे लगाए हैं वो उधर चले जाएँ. APS स्कूल के साने का वाक़या अगर आप सुने तो जितने लोग थे वो सबको सज़ाए मौत हुई आर्मी कोर्ट्स के थ्रू. एक आदमी आज तक बचा हुआ है, कन्वेंशनल कोर्ट्स के अंदर है. अब अगर आप उस तरह के कत्ल व गारत में बेगुनाह मासूम बच्चों के साथ भी अब खिलवाड़ करने के बाद भी वो आज जी रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे अदल और इंसाफ के सिस्टम के अंदर, जो 6 को 9, 9 को 6 हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत पढ़ते रहे और पढ़ते रहेंगे. बट 16 दिसंबर को हुआ था EPS. कैन वी इक्वेट दैट विद 9 मई? नो, आई एम जस्ट सेइंग. मैंने तो मिसाल आपको ये दी, कन्वेंशनल कोर्ट्स की परफॉर्मेंस और आर्मी कोर्ट्स की परफॉर्मेंस, दोनों के पास एक ही मेयार है. एक देखिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ना. APS के अंदर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए. वो एक भी नहीं बचना चाहिए था जिसने इतना घटिया काम किया. ठीक है. वो एक क्यों बचा हुआ है?
इसका मतलब है कि हमारी कोर्ट्स के अंदर सिस्टम वो मौजूद नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आज भी आप पूरी दुनिया का जोर लगा लें, मुल्क सीधे सफ्त पे चल ही सकता जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। बट डेडलॉक है किस चीज़ का डेडलॉक है? बातचीत का कोई कोई बातचीत डेड भी नहीं है, कोई लॉक भी नहीं है। ये तो अब मैंडेट फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है, इससे पहले की हुकूमतें भी इसी तरह बनती रही हैं, इन्हीं के बाद मैंडेट एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। तो आप किस इवन डील विदाउट द रिजर्व सीट्स यू स्टिल थिंक ये अच्छी पोजीशन में है? नहीं, मैं अच्छी पोजीशन की बात है, मैं कह रहा हूँ जैसी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मैंडेट है बात करने का, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का तो है नहीं। ठीक है। और 9 मई के अंदर ये चलाया गया था कि जी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उस वक्त भी क्लैरिटी थी, आज भी क्लैरिटी है। दुनियावी तौर पे तो कुछ नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ हो जाए तो उसको मैं बोल नहीं सकता। राइट। सो मज़हर अब्बास साहब, ऑपोजिशन लीडर की स्पीच आपने सुनी, क्या लगा आपको? क्या थोड़ी सी स्पेस मिल रही है पीटीआई को? हमने देखा पीटीवी ने भी दिखाई उनकी स्पीच आज। देखिए फरिया, बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना कि उनको स्पेस मिल गई है। रिजर्व सीट्स के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं अब तक सामने, जो मौतिल हुई, उससे ज़रूर पीटीआई को मुतमईन करने का इक़दाम तो हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी फैसल भी कह रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए डेडलॉक वहाँ होता है जहाँ बातचीत शुरू हो चुकी हो और बीच में रुक जाए बातचीत। ना तो मेरा ख्याल है कोई डेडलॉक है और ना ही कोई ब्रेक थ्रू है, क्योंकि बातचीत हो ही नहीं रही। सिर्फ एक तरफ से बयान आता है, और मेरा ख्याल है जो 9 मई के दिन और पहले जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर उसका जवाब था पीटीआई की तरफ से, उससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ना वो बातचीत करना चाहते हैं अनटिल अनलेस पीटीआई की तरफ से 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए। अब पीटीआई ने इससे इनकार कर दिया है। अब आज जो इत्तलात आ रही हैं कि बानी पीटीआई से जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिख रहे हैं। अब आई डोंट नो कि वो क्या ख़त के कंटेंट क्या होंगे और किस तरीके से ख़त जो है वो जाएगा और क्या उस ख़त का कोई जवाब भी आएगा या नहीं आएगा। अब हमें देखना है कि उस ख़त की टोन कैसी होती है, रिकन्सिलिएटरी होती है या होती है। गालिबन मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की उनसे मुलाकात हुई है, इस चीज़ का इम्कान हो सकता है कि उस ख़त का ड्राफ्ट डॉक्टर अलवी जो है वो तैयार करें और फिर वो पीटीआई के बानी को दिखाया जाए, और उसके बाद जो भी हो, ऐन मुमकिन हो सकता है ये बात गलत भी हो, लेकिन मेरी इत्तेफाकिया एक मुलाकात अभी जब वो लाहौर से आ रहे थे और मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, तो कराची एयरपोर्ट पर उनसे हो गई थी मुलाकात। तो मैंने वैसे ही पूछा कि कैसी रही आपकी मुलाकात, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जाहिर है वो एक अलग कमरे में मुलाकात होती है, जाहिर है उनका सेल नहीं है, वो एक कमरा शायद मुलाकात के लिए ही बनाया गया है। वहाँ मुलाकात हुई और उसमें बकौल आरिफ अलवी साहब के कि ये क्योंकि उनकी सदर से जब उनका टाइम पूरा हो गया था, उसके बाद से उनकी यानी ऐवान सदर से निकलने के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। ठीक। बकौल आरिफ अलवी के जो पहला इंट्रोडक्शन खान साहब ने उनसे करवाया, उनसे किया, वो यही था कि डॉक्टर साहब मिले कैदी नंबर 804 से। राइट, जो आज ट्वीट भी कर दी उन्होंने। He said that कि मुझे उन्होंने इशारा किया अपने सीने पर और कहा मैं हूँ कैदी नंबर 804। सो ये आपकी जो बात बताई है यही उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। इंटरेस्टिंग। और ये भी जो है जो आखिरी गालिबन एस्टैब्लिशमेंट और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई थी वो ऐवान सदर में हुई थी जी। और उसके बाद जी उसमें बहुत सी चीजें थी, उसमें कोई 3 पॉइंट्स थे जिन पर बात हुई थी, लेकिन वो फॉर्मर चीफ के साथ हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। सो इधर से क्या हो रहा है, मे बी यू कैन टेल अस कि जवाब फिर क्या आएगा। देखिए, एक तो इस खत का कोई जवाब नहीं आएगा जो बानी पीटीआई भेजेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मज़हर साहब हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़ी इज़्ज़त है उनकी। आरिफ अलवी साहब का एक्सपोज्ड हैं वो इमरान खान साहब के आगे, क्योंकि जब वो सदर थे और सदर पाकिस्तान की हैसियत से वो कुछ कर सकते थे जिनका उनको बानी पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था, वो उन्होंने नहीं किया था। तो मनसब उतर के आप फिर वापस खान साहब के पास उनकी गुड बुक्स में चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है जितना मैं खान साहब को जानता हूँ।
He's in the bad books. खान साहब उनको समझते हैं, मिलने गए हैं, बिल्कुल एक सदर हैं, सो मनसब की वजह से कर गए हैं, बट उनसे कोई ख़त वत से डिटेलिंग होगी ऐसी कुछ नहीं हुई। ख़त कोई बहुत हार्ड हिटिंग हार्श नहीं आएगा, लेकिन ख़त का जवाब नहीं आएगा, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये कि उसकी ड्राफ्टिंग आरिफ अलवी इज़ नॉट द मैन एनी मोर, बिकॉज एज सदर पाकिस्तान जो वो कर सकते थे अपने मनसब पर बैठ कर इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, क्योंकि उनको अल्लाह के बाद वसीला तो इमरान खान साहब ही थे ना, हमें भी वज़ीर बनाने वाले इमरान खान साहब थे अल्लाह के बाद, अल्लाह ताला ने वसीला उनको हमारा असबाब बनाया था। तो कुर्सी पे बैठ के जो कर सकते थे इमरान खान साहब के लिए वो उन्होंने नहीं किया। क्या कर सकते थे? उन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको कही थी, इलेक्शन कॉल करनी चाहिए थी, ठीक है, जो भी था, लेकिन उन्होंने उनकी हिदायत नहीं सुनी। Could he do that? Be fair to him. Could he do that? देखिए, अगर आप जिस मनसब तो पीटीआई का था ना, इमरान खान का दिया हुआ मनसब था ना वो, ठीक है, तो फिर आपको अपने चेयरमैन की बात तो टो करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली आप स्पेशली व्हेन यू सिटिंग ऑन अ सीट। एक दूसरा देखें, ये जो मतलब साहब बात करें ना कि डेडलॉक तब होता है जब बातचीत होती है, तो बातचीत तो है नहीं ना, इसका कोई इम्कान दूर दूर तक नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ। कल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बट खत एक बातचीत की आगाज खत एक ही तरफ से जाएगा, वो खत फिर मीडिया को दिखा दिया जाएगा, उसकी जीनत होगी, मीडिया उस पर डिबेट होगी, मीडिया की तरफ जवाब कोई नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आना। वो खत अगर मौसूल हुआ भी तो वो बिन के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू व्हाट आई कैन एनालाइज, ठीक है जी, एंड टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ ये कि देखिए हर चीज़ की टाइमिंग, हम सियासतदान, अब आपको बताऊं कि मज़हर साहब का भी इदारा है और डॉन भी है, एक और लीक्स आ रही हैं कल के दिन, उसमें पॉलिटिशियंस की भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, भाई भी होंगे उसमें आपके, ये तो आपने खबर दे दी तो है। उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, कुछ एक आध जगह पे हिट करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन जिस बाकी किसी इदारे को जिसमें कानून के इदारे से मुंसलिक चीज़ें, मज़हर साहब और डॉन के इदारे से मुंसलिक होकर इंटरनेशनल फोरम, बट टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक और कोशिश डॉन लीक्स की आ रही है। सो विल सी व्हाट द इम्पैक्ट इज। आई एम तो प्रिपेयर्ड बिकॉज आई हैव लर्नड। आपकी क्या आ रही है? मेरी जो उन्होंने डिग आउट भी की है वो वही की है जो मैंने बताई हुई है। सो ऑफशोर वाली ऑफशोर तो पुरानी हो गई ना सर। तो आप क्या है? आई डोंट नो, वो तो कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, may as well tell now। ठीक है, तो मैं अपना तो बता सकता हूँ, मैं बाकी को तो नहीं बता सकता, मुझे तो बाकी पॉलिटिशियंस के नाम भी पता है, ठीक है, जिनके आ रहे हैं उनके लिए ट्रबल होगी, उनके लिए होगी। नेशनैलिटी का तो नहीं है? ड्यूल नेशनैलिटी आई डोंट थिंक सो, इट्स मोर अबाउट प्रॉपर्टीज ओवरसीज एंड दुबई एज वेल। ओके, मिडिल ईस्ट ओनली। हाँ, तो वो एक टाइम्ड सिचुएशन है, इस टाइम के अंदर एक और मसाला आ रहा है, तो कल हम हेडलाइंस लगाएंगे फैसल वाडा की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। पकड़ी नहीं गई इस बार उनको बड़ी तकलीफ होगी, हमने सीख लिया मार खा के। सो क्या सीखा है? सीखा यही है कि जो वो दिखाएंगे वो हम बता चुके हैं, और वो हमारे बताए हुए से दिखा रहे हैं। तो नाम और किसके हैं उसमें? उसमें और भी है, लेकिन कुछ जगहों को माइनस भी किया, या शायद दुनिया में उन लोगों की नहीं है, तो वो हम हाईलाइट करेंगे फिर जब कल आ जाए। जो माइनस में आईन और कानून के बहुत सारे ठेकेदार हैं उसमें, उनको वो बिल्कुल क्लीन चिट से निकले हुए हैं, उनके किसी के नाम नहीं है, सिर्फ सियासतदान हिट हुए हैं या एक इदारे के लोगों को मुंसलिक किया गया है, उनके भी नाम है। हाँ है, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन वो एक कोशिश है, देखते कितनी कामयाब होती है। मुझे तो पता है कि उसने मुंह के बल गिरना है, बट ठीक है, मतलब आई शुड नॉट बी जस्टिफाइंग अदर पॉलिटिशियंस, आई विल ओनली जस्टिफाई माई सेल्फ, बट मैं कह रहा हूँ टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कल के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उठाएंगे ना, ओके, उसके पैरामीटर को ज़्यादा लेके जाएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आई एम हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग। सो मज़हर साहब, योर कमेंट ऑन दैट, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है फैसल वाडा साहब ने। इसको हम फैसल लीग कहें या कौन सी लीग? इसको प्रेडिक्शंस तो चल रही थी बड़े ऐसे से फैसल प्रेडिक्शंस, अब फैसल वाडा। मेरा ख्याल है ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो गालबन दुबई लीग होगी। हाँ, मैंने कहा सर, आपको तो पता है, मज़ा हमारे गुरु हैं, आपको तो पता है सारा कुछ, मैंने भी सस्पेंस के लिए रोक दिया है क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना कल से पहले अगर सब कुछ बता दिया तो। अब देखना ये है कि एक तो ये कि जाहिर है उसमें सिर्फ मेरा जहाँ तक मेरी इत्तला है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं होंगे जी, उसमें बहुत से कारोबारी लोग भी हैं। अभी इक्का दुक्का नाम है, लेकिन जिनका नहीं होना चाहिए था उनका नहीं, मज़हर साहब, वो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उनका डालें। लेकिन बहरहाल अभी जब वो चीज़ सामने आएगी तो उसमें देखेंगे
देखिए, डॉन लीग एक बहुत मुख्तलिफ मामला था और डॉन लीग में भारत डॉन के एडिटर ने तो ये पोजीशन ली थी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर किसी को कोर्ट ले जाना है तो ले जाएं कोर्ट उसमें, लेकिन उसके बाद वो मामला आगे बढ़ा नहीं। अब इस वक्त सूरत हाल मुझे ये लग रहा है, इस वक्त जो भी सूरत हाल है फरिया, और सबकी इस वक्त जो नज़रें हैं वो जुडिशरी के ऊपर हैं कि जुडिशरी किस तरह एवॉल्व होती है। जो 6 जजेस का मामला है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक ऐसी सिचुएशन में आके हम खड़े हो गए हैं, और जो भी हमारे मुकदमात हैं वो द ईयर्स हमने देखा है कि अल्टीमेटली बात अगर गेट नंबर 4 से शुरू होती है तो कोर्ट नंबर 1 तक आ जाती है। अब इस वक्त भी मामला उधर ही है, और कोर्ट नंबर 1 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 ही नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी कोर्ट नंबर 1 है। तो ये जो इस वक्त जुडिशरी वाली सूरत हाल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर भी नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है कि जुडिशरी में क्या होने जा रहा है। राइट, सो जुडिशरी की का इम्पोर्टेंट आप कह रहे हैं कि रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो इंटरेस्टिंग, आपने कहा टाइमिंग इसकी नोट करें जो बात आ रही है। मज़हर साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आगे। सो काफ़ी कुछ हो रहा है। ऐसे में जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है अपने बानी चेयरमैन के हवाले से या उनके जेल से बाहर आने के हवाले से, उधर कुछ आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, एक तो ये कि जो सियासतदान एक ख़ास सियासी तौर पे चाह रहे हैं कि 2 इदारे आपस में टकरा जाएं, अदलिया या इस्टेब्लिशमेंट, एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ऐसा होने देंगे, और इससे मुल्क और पाकिस्तान की आवाम को बहुत नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अदालतें अपना काम करें, बिल्कुल करें, लेकिन 6 को 9 और 9 को 6 ना करें, ठीक है जी। वो हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसमें 2 राय नहीं है। हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत ना कानून बनते, ना गैलरी की तरफ होने चाहिए, ना तालियां बजाने के लिए, जो मेरिट हो। अगर आपका इख्तलाफ है मेरे साथ एज अ जज, तो आपको ये डर ना हो कि आपका केस मैं अपनी ज़ाती अच्छी बुरे पे फैसला करूंगा। आपका होना चाहिए कि मैं आई हूँ तो मेरा मेरिट पे हो। It's not happening at the moment. चलें, it's not happening at the moment, when then we have to push and force for it. But coming to what you have said, आपने कहा पीटीआई के चंद लोग बानी पीटीआई को जेल में रखना चाहते हैं और खुद ओहदे एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने भी एग्जैक्टली यही बात तो मैंने तो शेर अफजल मरवत साहब से बहुत पहले का एक थोड़ा बेहतर आदमी था। अच्छा, you were on शेर अफजल मरवत। मुझे उसका ह्यूमर पसंद है, ठीक है। दिल में जो होता है मुंह पे बोल देता है, वो ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये जितना टाइम चेयरमैन अंदर कोशिश कर करके ये मज़ीद रखना चाहेंगे पीटीआई वाले, उतना फ़ायदा इनको है। वरना आपको समझ में आती है कि उनके बाहर आने का, इनमें से बहुत सारी शक्लें जो हैं वो कभी टिकट भी ले सकेंगी नहीं। कौन बहुत हैं। देखिए मैं तो इधर खेल रहा हूँ तो मैं नीचे नहीं आऊँगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि अगर मेरे कई हफ्ते और महीने कहने के बाद मरवत ने भी बात आगे कर दी है, तो वो एक एक्सटेंशन है एंडोर्समेंट की। अब आप ये कहें मरवत क्योंकि निकाला गया इसलिए बोल रहे हैं, ये भी एक साइड है। तो मैं पहले से बोल रहे थे वैसे, ठीक है, चला गया, पहले से बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ गेम ओवर गेम्स चल रही है, और फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एस्टैब्लिशमेंट को एक मखसूस तरीके से हिट कर रहे हैं, नॉट ओनली पीटीआई बट अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। तो अब बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, और वो बहुत सारे जल्दी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। गेम्स ओवर गेम्स चल रही हैं, हर तरफ चल रही, चारों तरफ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सुनने वाले बहरे हैं और देखने वाले अंधे हैं और ज़बान रखने वाले गूंगे हैं। ये तो वक्त आपको बताएगा, आगे डेज आर वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। सो मज़हर साहब, इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। रिजर्व सीट्स का मामला है, जुडिशरी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है मुख्तलिफ रीजन्स में। कैसे आपको नज़र आ रहा है हुकूमत कैसे टैकल करेगी? देखिए, गवर्नमेंट तो मुझे सैंडविच नज़र आती है। इस वक्त इशू ये है, इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहीं नज़र ही नहीं आ रही। जिस दिन यहाँ कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो गवर्नमेंट कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। वो ज़रूर बात है कि एज ए पार्टी, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं, JUI बड़ी जमातें हैं, लेकिन इस वक्त जो असल कॉन्फ्लिक्ट है, तो पॉलिटिक्स जो रिवॉल्व कर रही है वो इसी कॉन्फ्लिक्ट के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसमें कहीं PMLN या दूसरी जमातें फिगर नहीं कर रही। इसमें
एक तरफ बानी पीटीआई का बयानिया है, तो इस वक्त अगर हम देखें कि दोनों में एक तरफ कहा जा रहा है कि बात होगी तो इनसे ही करेंगे हम बात, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप बात कर दिए तो आप पार्लियामेंट में जाके बात करें, हम आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें, तो अगर आप पूरी पॉलिटिक्स को आप देखें तो इस वक्त इसी के ही गिर्द घूम रही है पॉलिटिक्स। अब जो सिचुएशन है उसमें चीज़ें कहाँ जाती हैं। पीटीआई का सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है, जो कि जनरली हमारे यहाँ सियासत जो है वो शख्सियत परस्ती के गिर्द घूमती है, लेकिन पीटीआई में इशू ये हो रहा है कि पीटीआई में कोई एक बयानिया नज़र नहीं आ रहा। वो ठीक है कि जो है सारी पॉलिटिक्स जो है पीटीआई की वन मैन शो है, दैट इज़ इमरान खान, वो एक जुमला कहें वो ख़त्म हो जाती है बात, लेकिन उसके बीच में जो कुछ हो रहा है, यानी हर आदमी बानी पीटीआई से मिलकर आके एक नई बात कर देता है, कोई यकसमान नज़र नहीं आता, कोई एक पॉलिसी नज़र नहीं आती। आप चाहते कि आसद कैसर को सुने, वो एक बात कर रहे होते हैं, रऊफ हसन को सुने वो अलग बात कर रहे होते हैं। ऐसे में आप देखें ना इस वक्त पीटीआई की हालत क्या है। आप मुझे बताएं 6 जमाती इत्तेहाद कहाँ चला गया? कहीं नजर आ रहा है आपको 6 जमाती इत्तेहाद? कोई चमन के एक जलसे के बाद कोई दूसरा जलसा 6 जमाती इत्तेहाद का, यानी एक तरफ पीटीआई बातचीत की बात, तो बातचीत करना है नहीं करना, ये फैसला तो फिर जब आप इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं तो इत्तेहाद करता है फैसला। ठीक है मज़हर साहब, अगर इजाज़त दें, जो मज़हर साहब बात करें वो ये है कि प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रही है पीटीआई, ऑपोजिशन मिले हुए बिल्कुल। मज़हर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। 6 ग्रुप्स में आज से 3 महीने पहले आपके शो पे भी कह गया था, मालिक साहब के शो पे भी कह गया था, हम मीर साहब के शो पे भी कह गया था, काशिफ साहब के शो, सारे कामरान शाहिद के भी, कि ये टुकड़ों में इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इस पार्टी के, और वो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें कोई मेरी विजन नहीं था, मेरी स्पेकुलेशन या प्रेडिक्शन नहीं थी। जो नज़र आ रहा था वो आपको क्योंकि मैं इसका हिस्सा रहा हूँ 14-15 साल, तो मुझे पता है इस पार्टी की ऑपरेट किस तरह होती है। यहाँ किसी को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मज़ा की बात सीखी है कि इमरान खान नहीं पीटीआई इमरान खान है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की मेरी या किसी और की नहीं है, ठीक है। एक पॉपुलैरिटी उसकी अपनी है, और एक जो लोग नफरत करते हैं PDM 2 से, ठीक है, उसने उसको और बढ़ावा दे दिया। प्रॉब्लम ये कि टाइमिंग्स देखें, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बलवा शुरू हो रहा है, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, झगड़े शुरू हो गए। आज रिजॉल्व की तरफ कश्मीर में जा रहे थे, वो किसी और तरफ ले गए। पीटीआई में अचानक से आवाज़ आई है, कौन इसके पीछे है, इसको ढूंढने की ज़रूरत है, मफाद क्या है उसको ढूंढने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है कि आप आगे बढ़ें, तो आपने जजों की तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट आते हुए देख लिया, ठीक है। आप मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, तभी दुबई लीक्स आ रही है, ठीक है। इन सब की टाइमिंग्स करें और एक बोर्ड पे लगा दें, आपको सब कुछ सारा पजल सॉल्व होता हुआ। बट गवर्नमेंट सस्टेन करती नजर आ रही है आपको? देखिए, वो जैसे उन्होंने कहा, वो मज़हर साहब तो बहुत अच्छी लफ्ज़ों में बात करते हैं, सैंडविच। अगर मुझे पता चले कि ये सैंडविच है तो मैं उस सैंडविच को 20 साल तक उस करीब से ना गुजरूं, इतना बदबूदार सैंडविच खाने के लिए अगर मुझे जाना हो जिसमें गवर्नमेंट का इंग्रेडिएंट मौजूद हो, ठीक है। सो फॉर मी द ओनली थिंग नाउ एज अ लाइट इन द टनल इज SIFC, दैट इज इट। दे आर इररिलेवेंट पीपल फॉर मी, राइट, ठीक है। अब उसके अंदर पार्ट 2 आ सकता है, PDM 2 पार्ट 2, वो भी हम कह सकते हैं। वो मैंने टाइमलाइन आपको बहुत पहले की दी नहीं है, ठीक। वो उस पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी अल्लाह मियां इज्जत रखेगा। सो मज़हर साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, किसी मौके पे आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ और पीटीआई बानी चेयरमैन हाथ मिला लें? बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा पोलराइज पॉलिटिक्स हो गई है, इतनी पोलराइजेशन हो गई है। और एक तो होता है ना कि आपके सियासी इख्तलाफात, सियासी बुनियादों पर इख्तलाफात, तो वो सियासत से ज़्यादा ज़ातियात वाली बातें आ गई हैं। तो जब ज़ातियात पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं तो फिर गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। राइट। देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब जब सदर बनते हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उनकी सियासत जो है वो हुकूमत की सियासत से कितनी मुख्तलिफ होती है। ओके, इंटरेस्टिंग। यू वांट टू ऐड? देखिए मज़हर साहब, मेरे लिए नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट पार्टी का बनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी अज़ान काउंसिल के प्रेसिडेंट है। दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पे मुझे नजर आ रहे हैं, और पार्टियों के हाल भी इक्वल ही है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को देखिए फैसला करना पड़ेगा मियां साहब को कि अब उनका टाइम जो है वो पॉलिटिक्स का नहीं रहा, टाइम इज अप। अब वो कोई और रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मियां साहब अपने मेमोइर्स लिखें,
राइट, इंटरेस्टिंग, थैंक यू जेंटलमैन। आपने कुछ और बताना है कल के हवाले से तो बता सकते हैं, या कल ही पता करें? कल के बाद भी तो आपको चाहिए ना, अब नहीं आती आपके एड्स हो और ज़्यादा। चलिए ठीक है, वी विल टॉक टू यू लेटर अबाउट दैट। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।